ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ता है आगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड विधानसभा सत्र आज से है। 12 दिसंबर तक यह विधानसभा का सत्र चलना है। आज 9 निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। 10 दिसंबर को नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो ये शेड्यूल इस बार के सत्र का। 11 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा जाएगा। 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस भी होगी। 12 दिसंबर को ही अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की जाएगी। रविंद्रनाथ महतो फिर से विधानसभा के स्पीकर बनेंगे, जो अब तस्वीर साफ है। 12 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा। तो ये पूरा शेड्यूल इस सत्र का। झारखंड में आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने अब कमर कस ली है। बीजेपी के विधायक राज्य में गिरती कानून व्यवस्था और राज्य में विकास कार्य और जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे पर मुखर दिखेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा भी कि वैसे तो सत्र बहुत छोटा है, बावजूद इसके बीजेपी के विधायक जनता के सवाल पर अपना नजरिया रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 4 दिनों के सत्र के दौरान भी बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी और बहुत जल्द विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। लेकिन झारखंड की जो जन मुद्दे है, जो समस्या इस वक्त है, तो आगे के लिए भी चूंकि हमारे विधायक पार्टी के एक प्रकार से चेहरा होते हैं, विधायक जन समस्याओं को लेकर के सदन में नहीं बल्कि सड़क पर भी देखना चाहिए, क्षेत्र में भी, चाहे वो कानून व्यवस्था की मामला हो, गिरते कानून व्यवस्था की, चाहे वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला हो या करप्शन का मामला हो, यानी जो भी विषय हो जो आम जनता को जिससे तकलीफें होती है, हम उन तकलीफों को दूर करने के लिए हमारे विधायक, हमारे पार्टी के नेता, सारे लोग, लेकिन विधायक चूंकि एक हमारे चेहरा होते हैं, जनता की प्रतिनिधि होते हैं, विधायक दल के नेता अपने पार्टी। अरे हम लोग तय करेंगे ना कौन विधायक, कौन क्या बोलते हैं, कौन भाषण देंगे, सब तय करेंगे। उसमें हम लोग कोई झगड़ा थोड़ो है ये। और इससे पहले झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हुई। बैठक में सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर अनुपूरक बजट को लेकर रणनीति बनाई गई। इसके साथ विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रविंद्रनाथ महतो के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। 10 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया में इस पर मुहर लगेगी। लिया गया कि कल जो है सभी लोगों का शपथ ग्रहण होगा, माननीय सदस्य लोगों का, और विधानसभा का नियमावली के अनुसार सारा काम होगा। और जो है 11 तारीख को जो है माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और नियम के अनुसार जो है सब कल काम होगा। इंडिया गठबंधन दल के विधायकों की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अध्यक्षता किया है और अपने सदस्यों को ये निर्देश दिया गया है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, उसकी चर्चा में भाग लेंगे और तार्किक और स्वस्थ परंपरा के निर्वहन करते हुए वो सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। और उसके बाद जो द्वितीय अनुपूरक बजट है उसमें भी हमारे सदस्य भाग लेंगे और जो लॉजिकल एस्पेक्ट है उसके साथ विपक्ष का अगर कोई इस तरह का सवाल आता है तो उसका उत्तर करें। पिछले 5 साल के मुकाबले और बेहतर रहेगा और हम जीरो से नहीं शुरुआत कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सदन के लिए तैयारी एकदम सब। ये रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सहमति बन गई है, तो सीनियर लीडर है, अगर उनका नाम आएगा तो फिर कहाँ से विवाद होगा? कहीं कोई विवाद नहीं है। बन रहा तो मैं केवल इतना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा विपक्ष के साथियों से कि सत्ता पक्ष जिनका नाम को लाए आप सीधा सीधी समर्थन कर दीजिए, उसमें गिजगिज ना करें। धनबाद में मैया सम्मान योजना का आवेदन जमा करने के लिए महिलाओं में होड़ मची है, लेकिन फॉर्म भरने में कुव्यवस्था सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
झारखंड सरकार के मैया सम्मान योजना के लाभ के लिए महिलाओं में होड़ मची है। धनबाद अंचल कार्यालय पर रोजाना सैकड़ों महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। स्थिति ये है कि कतार में खड़ी महिलाएं आपस में धक्का मुक्की करने लगी। महिलाओं की लंबी कतार देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। फॉर्म जमा करने आई महिलाओं का कहना है कि झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना तो शुरू कर दी, लेकिन यहाँ की अव्यवस्था से ऐसा लगता है कि महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। यहाँ का व्यवस्था देख के इस तरह से लग रहा है कि लगातार 2-3 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, आना, पैसा खर्च करना, थकना, खाना पीना छोड़ करके यहाँ रहना और फिर यहाँ से चले जाना। ये सम्मान योजना एक तरह से नहीं हुआ है। झारखंड सरकार जो है ना, औरत लोग को बेवकूफ बनाए हैं और इस तरह से औरत लोग का मारा मारी योजना और लड़ाई योजना चालू कर दिए। यहाँ रोज औरत लोग आ रही है, आपस में लड़ रही है, मारपीट हो रहा है और घर चली जा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि फॉर्म जमा करना भी मुश्किल हो रहा। कतार को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया है। पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ऐसी स्थिति में ये योजना मैया सम्मान योजना न होकर मारा मारी योजना बनती जा रही है। ऑपरेटर का कहना है कि अव्यवस्था के लिए महिलाएं खुद जिम्मेदार है। हम लोग चाहते कि लाइन बाय लाइन आए, एका को लाइन बाय लाइन आए। उसके बाद परसों दिन हम लोग ये भी बुलाए थे, हम लोग कि गार्ड्स को बुलाए थे, पुलिस प्रशासन को भी बुलाए थे कि आप लोग लाइन पे, लेकिन हम लोग भी थक गया महिला लोग से कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वही लापरवाही के चक्कर में देखिए मेरा हाथ भी चल गया है कि धक्का मुक्की हम लोग को घुसने नहीं दे रहा, तो हम लोग अप्लाई कैसे करें। महिला जवान को सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वो व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही। सवाल यही है कि सरकारी योजनाएं कब तक ऐसे ही लोगों को परेशान करती रहेंगी और सरकार कब तक आंखें मूंदे रहेगी। धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर, जहां रक्षा राज्य मंत्री को धमकी मामले में आरोपी मिनहाजुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिनहाजुल अंसारी ने मैसेज किया था, 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। बेटी के प्रेमी से बदला लेना चाहता था मिनहाजुल, बेटी से प्रेम करता था। बता दें कि मोइज ने गिफ्ट फोन किया था, बदला लेने के लिए मोबाइल से मैसेज किया था। मोइज को फंसाने के लिए उसने ये पूरी साजिश रची थी। पुलिस की जांच में पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। तो ये मैसेज दिखा रहे हैं जिस मैसेज के जरिए धमकी दी गई थी। अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कार्रवाई पुलिस ने की है। बताया जा रहा है कि मोइज को फंसाने के लिए उसने ये पूरी साजिश रची थी, जो पुलिस की जांच में मामले का खुलासा हुआ है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर से सामने आया है और इस बार अफ्रीका के कैमरून में झारखंड के 47 प्रवासी मजदूर फंसे हैं और ये लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 12 बाई 12 का एक कमरा और उसमें कैद 47 लोग जो हुकूमत हिंदुस्तान से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए, उनकी माटी, उनके मुल्क वापस बुला लिया जाए, उन्हें जीवन दान दिया जाए। लोग कैमरून में 47 मजदूर फंसे हुए हैं। काम करने के सिलसिले में ट्रांसवेल कंपनी में आए थे, जिसमें झारखंड के हजारीबाग, बोकारो एवं गिरिडीह का मजदूर है। जी हाँ, इन सबका नाता झारखंड से, कोई गिरडी से है तो कोई हजारीबाग से, कोई बोकारो से दाना पानी की तलाश में निकला और अफ्रीका के कैमरून में जाकर फंस गया। बीते 4 महीने से ना तो इन्हें मजदूरी मिली है और ना ही मुक्ति। अब तो खाने पीने का भी संकट खड़ा हो चला है, लिहाजा अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर हुकूमत हिंदुस्तान से गुहार लगा रहे हैं। हम लोग को 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण हम सभी मजदूरों को वतन वापसी की जाए एवं वेतन मुहैया की जाए। अभी हम लोगों के पास खाने का कोई सामान कुछ भी नहीं है। इन प्रवासी मजदूरों में एक श्रमिक ऐसा भी है जो अपना हाथ गंवा चुका है, लेकिन कंपनी की ओर से उसको मुआवजा देना तो दूर, वेतन तक नहीं दिया जा रहा। एक आदमी का हाथ कटा हुआ था। उस आदमी यानी भुवनेश्वर महतो को अभी तक
कोई आश्वासन नहीं मिला और ना ही कोई मुआवजा मिला है कंपनी की तरफ से। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने इस वीडियो को शेयर किया है और केंद्र राज्य सरकार से मजदूरों की वापसी के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की है। उम्मीद है कि इस मांग को जल्द सुनेगी सरकार और जल्द इन चेहरों पर लौटेगी मुस्कान। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। खबर बेगूसराय से, जहां कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार धू-धू कर चलने लगी। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। ये पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के हेमराज चौक के पास की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी की भी जान नहीं गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कार और के बीच टक्कर होती है और इसके बाद से अगलगी की घटना सामने आती है। हादसे में कार देखिए पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। घटना के बाद से धू-धू कर चलती हुई कार दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने मदद की, जिसके बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। देखिए लोग इस आग को बुझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार धू-धू कर चल रही है और आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक कार का अधिकांश जो हिस्सा है वो जल चुका था। और ये हादसे के बाद तस्वीर सामने आई है जहां कार में आग लग गई और देखिए लोग इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। किसी के हताहत होने की, जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। और ये तब की तस्वीर जब आग पूरी तरीके से बुझा ली गई। पुलिस की सख्ती और लगातार जागरूकता अभियान के बावजूद जश्न में जानलेवा फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कटिहार में रिसेप्शन समारोह में की गई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। गोली युवक के पैर में लगी है, जिसे कटिहार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के कुलीपाड़ा की है। फायरिंग के घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कुंजी नाम राम भजन ना चली नहीं, मतलब चली है कि यहाँ काफी कम से कम हजारों का भीड़ था। उसी भीड़ में अचानक आवाज हुआ तो हम लोग को महसूस हुआ कि कुछ हुआ है घटना। उसी में आदमी लोग इधर उधर भागने लगा। पता नहीं चला कि कौन चलाया, नहीं चलाया, कैसे चलाया। कहाँ पे लगा ये भी नहीं बता सकते। तुरंत उसको लेके गया। हाँ, बहुभात था। और इस पूरी खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत, पुलिस की जांच शुरू की गई है, ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है? किसने गोली चलाई? देखिए, देर रात की मामला है। रिसेप्शन पार्टी चल रहा था और घर के लोग निश्चित तौर पर जानते ही होंगे कौन शख्स वहाँ फायरिंग कर रहा था। लेकिन कुल मिलाकर अब बात को दबाने छिपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि घटना के तुरंत बाद पुलिस पहुंच चुकी है और जांच भी अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जो घायल थे उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है और जांच शुरू कर दिया है। लेकिन जो आमंत्रित अतिथि थे उन्हीं में से कोई हर्ष फायरिंग कर रहे थे, ऐसा बात फिलहाल सामने आया है और जांच के बाद उनकी पहचान कर ली जाएगी और जो कार्रवाई है पुलिस उस कार्रवाई को करने की बात कर रहे हैं। ठीक है सुब्रत, देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां पुलिस ने एक बार फिर से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस दौरान भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का औजार बरामद किया गया है। सिंघौल थाना क्षेत्र के उलवा में पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी में ये सफलता मिली। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री संचालक को चानू शर्मा को गिरफ्तार किया है, जो पहले भी हथियार बनाने की केस में जेल जा चुका है। 2010 में भी अवैध मिनी गन फैक्ट्री चलाने के आरोप में ही जेल गया था। चानू शर्मा पूर्व में भी आपको 2010 में इसी सिंघौल थाना में मिनी गन फैक्ट्री उनके साथ पकड़ा गया था और वो जेल गए थे। वो पूर्व से भी मिनी गन फैक्ट्री के कांडों में आरोप पत्रित रहे हैं। ये हथियार खास करके देसी पिस्टल एवं देसी कट्टा का ही निर्माण करने की बात बताए हैं। पूर्व में भी इनके साथ से देसी कट्टा और देसी पिस्टल ही बरामद हुई थी। इस बार भी जो जितने उपकरण मिले हैं वो सभी देसी हथियार का ही उपकरण मिले। अब बेचते हैं सर लोकल में या कहीं फिर बाहर? इस संबंध में पता किया जा रहा है। ऐसे इनका नेट जो है वो आर्म्स सप्लायर ग्रुप से है, जिसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है।
तो देखिए, जिला पुलिस और एसटीएफ ने यह कार्रवाई की। बेगूसराय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां हथियार बनाने वाला चानो शर्मा गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ कई जो उपकरण हैं वो भी मिले हैं और ये कोई पहला मामला इसको लेकर सामने नहीं आया है। आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसकी हिमाकत देखिए, लगातार इस धंधे में वो शामिल रहा है, हथियार का निर्माण करता रहा। और ये वो तस्वीर जो बरामद पुलिस ने की है इन सामानों की, और सिंघौल थाना क्षेत्र से यह पूरा मामला सामने आया है, जहां अर्धनिर्मित हथियार की बरामदगी हुई है। और अब खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने 2 गैस एजेंसी लूटकांड का खुलासा किया। पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने पिछले दिनों केसरिया और पिपरा कोठी में गैस एजेंसी में लूटपाट की थी और फिर केसरिया थाना इलाके में और अपराधियों के साथ इकट्ठा किसी और लूट का प्लान भी बना रहे थे। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की और हथियार, जिंदा कारतूस और लूट की राशि को जब्त कर लिया है। करते हुए राजपुर जिरात मंगल बाबा स्थान पर छापेमारी कर 2 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया। शेष अपराध कर्मी भागने में सफल रहे। और बेतिया से बड़ी खबर, जहां बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से यह मौत हो गई। NH 727 के बसवरिया की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बाइक सवार 2 युवक जो दर्दनाक हादसे का शिकार हुए, दोनों की मौत हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बसवरिया की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर से यह मौत बताई जा रही है। NH 727 के बसवरिया की घटना सामने आई है। देखिए, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बड़ा सड़क हादसा यह सामने आया है, लेकिन किस वाहन ने टक्कर मारी ये अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। आसपास के CCTV फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, ताकि उस ड्राइवर की, उस गाड़ी की पहचान की जा सके। अज्ञात वाहन की टक्कर से यह मौत हो गई। NH 727 के बसवरिया की घटना सामने आई है, जहां 2 शख्स इस हादसे का शिकार हो गए, मौत हो गई। खबर अब साहिबगंज से है, जहां शालीग्राम मंडल हत्याकांड के 7 दिन की बीतने के बाद भी हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे नाराज लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के 3 पहाड़ थाने का घेराव किया। लोगों का यह आरोप है कि अगर पुलिस टीम एक्टिव रहती तो अपराधी पकड़े जा सकते थे। SDPO ने लोगों को समझाया और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा देकर घेराव को खत्म कराया। लोगों ने 10 दिसंबर तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं होने पर 11 दिसंबर को चक्का जाम का अल्टीमेटम भी दे दिया है। निकले हैं कि भाई कुछ समय और प्रशासन को दिया जाए, क्योंकि जो वर्तमान DSP यहाँ के थे वो छुट्टी पर थे और आज कल वो आए हैं, काम पर लगे हुए हैं। उनका कहना था कि हमको थोड़ा समय दिया जाए ताकि हम इस केस को डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि अपराधी इतना शातिर है कि वो अभी मोबाइल भी यूज नहीं किया है। तो हर पहलू पर प्रशासन अपना जवाबदेही तय कर रहा है और परिवार के लोगों से बात करके ये तय हुआ कि 11 तारीख को हम लोग पुनः फिर आएंगे यहाँ थाने पर और आकर हम लोग यहाँ बात करेंगे इनसे, और जो अगर कुछ समय तक अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे का आंदोलन का रूपरेखा तय किया जाए। चाईबासा पहुंचे DGP अनुराग गुप्ता ने राज्य से नक्सलियों की सफाई और उनके विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों, कुल्हान के DIG समेत अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों और CRPF अधिकारियों के साथ नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान सरेंडर पॉलिसी की समीक्षा की। DGP ने गुदड़ी क्षेत्र में PLFI उग्रवादियों के खिलाफ ग्रामीणों की कार्रवाई पर DGP ने कहा कि नया मामला नहीं है। DGP ने कहा कि नक्सली ग्रामीणों को परेशान करेंगे तो अब ग्रामीण ही नक्सलियों को मार भगाएंगे। राज्य की 95% नक्सल समस्या समाप्त हो चुकी है। जो 4-5% बची है मात्र चाईबासा जिला में, उसको हम लोग खत्म करने का अभियान चला रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द पूरे झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त हम लोग करें। तो ये कोई नई बात नहीं है, नक्सल तो नाम के रह गया, अपराधी है सब ये, और अगर गांव के लोगों को परेशान करेंगे तो गांव तो सामने आएंगे ही। और ये झारखंड में पहली बार नहीं हुआ है, और भी राज्य के कई जिलों में, कई थानों में, कई गाँव में नक्सल का विरोध गाँव के द्वारा किया गया और मुझे लगता है कि ये मुहिम और बढ़ेगी। और अब खबर समस्तीपुर से है, जहां रेलवे जंक्शन पर 2 बंदरों की लड़ाई में समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर ट्रेनों की सेवा 45 मिनट के लिए ठप रही। मिली जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास 2 बंदरों के बीच केले के लिए झड़प हो गई, जिसमें एक बंदर ने टोकरी उठाकर दूसरे बंदर पर फेंक दी। टोकरी
लोड ओवरटेक की वजह से तार पर वो जा गिरी और इसके कारण ओवरहेड तार में शॉर्ट सर्किट हो गया और तार टूटकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी पर गिर गई। हालांकि बाद में दोनों बंदर लड़ते हुए बरौनी रेलवे लाइन की ओर भाग गए। रेलवे की विद्युत विभाग की टीम ने टूटे हुए तार की मरम्मत की और फिर जाकर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां 2 स्कूलों को फिर से बम की धमकी मिली है। आरके पुरम के डीपीएस को धमकी दी गई है। डीपीएस जीडी गोयनका स्कूल को धमकी मिली है। 2 स्कूल को फिर से बम की धमकी दी गई है। आरके पुरम के डीपीएस को धमकी मिली है, इसके साथ साथ जीडी गोयनका स्कूल को धमकी मिली है। बता दें कि ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई है। तो एक बार फिर से पुलिस प्रशासन अब एक्टिव है। इस धमकी को लेकर के मामले की छानबीन की जा रही है। और देखिए, इससे पहले भी ऐसी घटना सामने आई तो स्कूल के शिक्षक, वहां के छात्र काफी दहशत में होते हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब उन्हें धमकी मिलती है या फिर बम ब्लास्ट की घटनाएं सामने आती है। तो आरके पुरम के डीपीएस को यह धमकी दी गई है। इसके साथ साथ जीडी गोयनका स्कूल को भी बम की धमकी दी गई है। बता दें कि ईमेल के जरिए इस धमकी को दी गई है। हालांकि अब ईमेल किसने भेजी है, इस पर अब छानबीन पुलिस कर रही है।